नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आई के सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ईवीएस पेडागोजी से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, आज का पेपर आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चंस 101% जो है पूछे जाएंगे। मैं डेली जो है इस चैनल के माध्यम से आपको पेपर्स कराता हूँ, जो पेपर्स आपके लिए इतने महत्वपूर्ण हैं कि सीटेट एग्जाम में हूबहू जैसे क्वेश्चंस हैं, जिन टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ उन टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा। इस पूरे कंप्लीट जो है वीडियो को देखिए, इस कंप्लीट जो है पेपर को सॉल्व करिए। अच्छे क्वेश्चंस हैं और इनको जो है नोट्स के रूप में आप लिख भी सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। 100 लाइक्स का टारगेट है। शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और बताइएगा भी कि ये पेपर इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लो, ठीक है। अपने दोस्तों की खास तौर से मदद भी करते जाइए एक दूसरे को और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई इशू हो तो आप हमें ज़रूर से ज़रूर कमेंट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है, पटसन का रेशा जो होता है पटसन के किस जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। पटसन मतलब होता है जूट, जिसे कहते हैं हम जूट। तो जूट जो होता है वो हमें पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो आंसर है यहाँ पे तना। ये तना से प्राप्त होता है। आंसर हो गया ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा है। अब परजीवी पौधा क्या मतलब होता है, जिसका वास जो है किसी और में होता है, मतलब जीवन किसी और चीज में काटता है, जिससे नुकसान तो नहीं होता लेकिन एक को फायदा होता है लेकिन दूसरे को नुकसान नहीं होता है, तो परजीवी इसे कहते हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर है अमरबेल, ऑप्शन यहाँ पे सी है। अमरबेल जो होता है, आपने अक्सर देखा होगा जो हरे पेड़ होते हैं, है ना, पेड़ की आकृति बना ले तो पेड़ की शाखाओं से ऐसे लटकते रहते, पीले पीले कलर के पूरे में फैले रहेंगे ऐसे ऐसे करके, है ना, वही है अमरबेल। आप गाँव जाते हो तो अक्सर आपने देखा होगा। इन जो अमरबेल में होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी तो इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। कई बार ये क्वेश्चन ऑप्शंस के रूप में भी दिया जाता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, और इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तीनों सही है, दो सही है, एक सही है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स आपको याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन यहाँ पे सही ढूंढना है। तो खाद्य पदार्थ से जीवों को ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। देखिए, खाद्य पदार्थ से ही तो जो है ऊर्जा हमें मिलती है, एनर्जी तो हमें, जब हम कुछ खाते हैं तभी तो हमें ऊर्जा मिलती है। वो खाना का अवशोषण होता है, मतलब खाना जाता है हमारी छोटी आंत में, फिर छोटी आंत उसे खाने को पचा के पूरा निचोड़ के उसका खाने का पूरा अवशोषित कर लेती है, फिर वो बड़ी आंत में जाती है, फिर मलमूत्र के रूप में जो है वो बाहर चला जाता है, तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ये तो कथन यहाँ पे गलत है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा शरीर क्रिया के लिए उपयोगी होती है, तो भोजन से जो हमें एनर्जी मिलती है वही हमारी शारीरिक क्रिया के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पे जो कथन दिया गया है ये सही है, बाकी सभी यहाँ पे सोर्स जो है गलत होंगे, ऑप्शंस गलत होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संतुलित भोजन में कई प्रकार के पोषक तत्वों के साथ आहारी, मतलब जो फाइबर रेशे होते हैं ना, फाइबर रेशे और जल की आवश्यकता क्यों होती। तो हमसे अक्सर कहा जाता है कि जब आप भोजन करते हो तो फाइबर युक्त जो है भोजन करें, है ना। जैसे आप फल फ्रूट्स खाते हैं तो फल का जूस केवल नहीं पीना चाहिए बल्कि फल का पूरा हिस्सा खाना, क्योंकि फल में जो है फाइबर्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो आपके खाने को पचाने में मदद करते हैं, है ना। आटा खाना चाहिए, ज़्यादा पतला आटा नहीं खाना चाहिए, थोड़ा सा आपको मोटा आना दुरदुरा खाना चाहिए, छन्नी से छान के ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। इस तरीके से आपको कुछ बताया जाता है ना, आपने अक्सर मोटे अनाज खाना चाहिए, है ना। तो ये जो है क्यों होता है, तो ये बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर में सहायता करते हैं, मतलब एक तरीके से डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। फाइबर युक्त भोजन डाइजेशन के लिए ज़रूरी है। जिन लोगों का डाइजेशन सही नहीं होता, कब्ज की शिकायत होती है, कॉन्स्टिपेशन, पेट नहीं साफ होता, ऐसे लोगों को ऐसे युक्त भोजन लेने की सलाह दी जाती है। और इसमें से सबसे अल्टरनेट ऑप्शन जो होता है वो क्या कहा नहीं जाता है, वो इसब घोल की भूसी, इसब घोल की भूसी नहीं होती है, वो फाइबर ही तो होता है ना, तो उसको लेने की सलाह दी जाती है। आंसर यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। देखिए, ईवीएस में भोजन से रिलेटेड टॉपिक है ना, तो ध्यान रखिएगा, यहां से आपको कई कई क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। अब देखिए, जल में पारा घुल जाने से मिनी माता रोग हो जाता है और जल में कैडमियम के घुल जाने से इटाई इटाई रोग हो जाता है। तो यहाँ पे जो दोनों कथन है वो सही है। देखिए, पारा मतलब माता का पारा, यहाँ पे मिनी माता दिया है, मिनी माता, माता का पारा, पारा मतलब गुस्सा, ऐसा समझ लो, है ना। तो गुस्से से ये रोग हो जाएगा, पहली चीज।
इटाई इटाई से बनता है पिटाई पिटाई, है ना, मेरी पिटाई पिटाई। कैडमियम होती है, कैडमियम की एक छड़ होती है ना, ये अक्सर आपने पढ़ा होगा, कैडमियम की छड़ है जिसका प्रयोग किया जाता है। तो ये कैडमियम की छड़ का जो है पिटाई पिटाई करते हैं। यहाँ से ऐसे याद रखिएगा तो आंसर आप याद रखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है? माफ कीजिएगा। जीव जंतु स्वयं के द्वारा बनाए गए घरों में रहते हैं। अब देखिए, जितने भी जानवर हैं वो उनके स्वयं के घर होते हैं, चाहे पक्षी हो चाहे कोई भी हो, वो अपना घर का निर्माण करते हैं। हालांकि अपवाद रूप में, एक्सेप्शनल केस में, कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो दूसरों के जो है बनाए हुए घरों में रहते हैं। जैसे उदाहरण दें तो पक्षी की बात करें हम, तो कोयल कोयल हमेशा, कौवा अपना जो है घोंसला बनाता है और कोयल जो है वहीं पे अंडे देती है। तो ये एक्सेप्शनल है। तो यहाँ पे अभी अब बाकी सारे ऑप्शंस पढ़ेंगे तभी इसका आंसर लगाएंगे। सभी जीव जंतुओं के आवास समान ही होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि सभी जीव जंतु के आवास समान हो, ये गलत कथन है। जीवों का आश्रय जो होता है, मतलब रहने का जो स्थल होता है, वो भिन्न भिन्न नहीं होता है, जबकि ये भिन्न भिन्न होता है। आंसर यहाँ पे ए तर्क संगत आंसर है, ठीक है, ए सही आंसर होगा। ब्रेल लिपि के विषय में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन करना है। अब ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर 6 बिंदु उभरे हुए होते हैं और उसमें लिखा होता है। तो 6 बिंदु कुछ इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। अब जैसे ये शब्द है तो बच्चा समझ जाएगा ये ए है, जब इसको टच करेगा ना, स्पर्श करेगा इन उभरे हुए अक्षरों पे, तो समझ जाएगा ए लिखा है। जब उसको ऐसे टच करेगा, खड़ी होगी, तो यह बी समझ जाएगा। इस तरीके से उसका कुछ मीनिंगफुल अर्थ होता है, जहां पर ए से जेड, 1 से 10 तक, 100 तक काउंटिंग वो सीखते हैं। ये सब चीजें होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। यह लिपि जो है 8 बिंदुओं पर केंद्रित होता है। जब यहाँ पे 6 बिंदु वाला हो गया तो ये पॉइंट तो यहाँ पे गलत हो गया। ब्रेल लिपि की खोज जो है लुइस ब्रेल द्वारा की गई थी। देखिए, ये इनको आंख से दिखाई नहीं देता था। जब इनको आंख से दिखाई नहीं देता था और पढ़ने में बहुत अच्छे थे, पढ़ने के इच्छुक थे, ये चाहते थे कि वो पढ़ाई करें, खूब करें, है ना। और तो इन्होंने ही जो है आंख से अंधे होने के कारण जो है इन्होंने इस तरीके की भाषा का इजाद किया, मतलब इस लिपि का जो है खोज करी थी। इसे उभरे हुए बिंदुओं पर हाथ फेर करके पढ़ा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। अब भाई आंख से अंधा होगा तो उसे उसके सेंसेस ही तो काम करेंगे, तो वो स्पर्श उंगलियों से जो है वो हाथ फेरता है, फिर वो समझ जाता है कि ये। तो यहाँ पे ए, सी और डी आंसर होगा, तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस विटामिन को संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है? तो देखिए, विटामिन जो डी होता है वो सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है उसका संश्लेषण के लिए। आंसर हो गया ऑप्शन बी, यहां पे सही जवाब होगा। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन जो है टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? देखिए, ध्यान रखिएगा, जनजाति, डाइवर्सिटी, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जहां पे जनजाति से पूछ लिया जाएगा, आपसे जो है नृत्य के बारे में पूछ लिया गया, कुछ स्पेसिफिक जो है परिधान होते हैं या चित्रकला से रिलेटेड होते हैं, तो इन टॉपिक से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको करना क्या है, इन टॉपिक्स को तैयार करना है। तो आप कोई भी यूट्यूब में वीडियो आपको मिल जाए, डाइवर्सिटी, विविधता, भारत में विविधता, इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिले तो आप प्लीज उसको जरूर देख लेना। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, आपके 2 क्वेश्चंस जो है 100% आपको सही मिल जाएंगे, मतलब आपके 2 नंबर कवर हो जाएंगे इस टॉपिक से, ठीक है, डाइवर्सिटी। अगर आप फिर भी जो है आपको चीजें नहीं मिल रही हैं तो प्लीज आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगा। अन्यथा आप मेरे ईवीएस पेडागोजी वाला जो है प्लेलिस्ट है उसमें जाइए, तो आपको डाइवर्सिटी, भारत में विविधता, इस तरीके का एक टॉपिक आपको देखने को मिल जाएगा, जहां से आपको देख सकते हैं। लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अब देखिए, इसका सही आंसर क्या है, तो टोडा जनजाति जो है ये तमिलनाडु की जनजाति है। और तमिलनाडु में कौन सी पहाड़ी? नीलगिरी की पहाड़ी। तो यहां पे आंसर हो गया ऑप्शन बी, इसका सही जवाब होगा। फड़ जो चित्रकला है किस भारतीय राज्य से जुड़ा हुआ? तो फड़ जो चित्रकला है इसका संबंध राजस्थान राज्य से जुड़ी हुई है। चित्रकला, चित्रकला से मैंने जैसा कि कहा कि चित्रकला से भी रिलेटेड, जैसे मधुबनी चित्रकला, फड़ चित्रकला, है ना, ऐसी बहुत सारी चित्रकलाएं हैं जिसके बारे में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। भीमबेटका में किस काल से पाषाण चित्रों का बनाना प्रारंभ हुआ था? देखिए, भीमबेटका जो गुफाएं हैं ये मध्य प्रदेश में स्थित है
और इन गुफाओं की खास बात यह है कि जो मनुष्य के जो है जीवन काल की जो है पहचान यहीं से शुरू होती है। मतलब जीवन काल का संबंध में अगर हम जानने को मिले तो हम भीमबेटका की गुफाओं के बारे में बात करेंगे, है ना। यहाँ पे जीवन की प्रक्रिया शुरू होती है, लोग यहाँ पे रहने लगते हैं, गुफाओं में रहते हैं, फिर उसमें बहुत सारी कलाकृतियां आकृतियां आपको देखने को मिल जाती हैं। तो शुरुआती जो जीवन किस तरीके से था इसके बारे में हमें पता चलता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका सही आंसर होगा 11वें का, यह है मध्य पाषाण काल से। मतलब भीमबेटका को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर भी घोषित किया गया है और ये कहां पर है, मध्य प्रदेश में। ठीक है। इन पाषाण चित्रों में किस तरीके के रंग का ज्यादातर प्रयोग हुआ है, लाल रंग का प्रयोग हुआ है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका के गुफा चित्रों में सबसे अधिक किस रंग का प्रयोग हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, आपको आंसर पता चल गया है, यहाँ पे लाल रंग आंसर आपको देना है। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब होगा। किस आयु वर्ग का बालक पर्यावरण में होने वाली घटनाओं में जिज्ञासा तो अधिक रखता है लेकिन उनकी अवधारणाओं को समझने में असमर्थ है। तो देखिए ये संभवतः पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का बालक होगा। भाई पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का बालक होगा जिसकी उम्र जो है 2 से 6 वर्ष 7 वर्ष तक हो सकती है ना। अब यहाँ पे हम यही इसको बीच का अंतर देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जिज्ञासा तो है लेकिन अवधारणाओं को समझने में असमर्थ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि उम्र जो है तकरीबन वो 4, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके की होगी। तो ऑप्शंस को देख करके इसका ऑप्शंस कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 3 से 7 हो सकता है, 3 से 6 हो सकता है, 4 से 7 हो सकता है, इस तरीके से आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है। पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्य चर्चा किन बातों पर आधारित होनी चाहिए। अब देखिए अगर हम पर्यावरण के संबंध में हम बात कर रहे हैं, ईवीएस की बात कर रहे हैं, तो आप अगर कोई भी पाठ्य चर्चा कराते हैं तो पाठ्य जो चर्चा होती है वो किस आधार पर होनी चाहिए। पर्यावरण के विषय में अधिगम होना चाहिए, या पर्यावरण के द्वारा अधिगम होना चाहिए, या पर्यावरण के लिए अधिगम होना चाहिए। तो 14 का आंसर यहाँ पे तीनों ही सही लग रहे हैं। आंसर हो गया ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, छात्रों को पर्यावरण अध्ययन की सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपागम श्रेष्ठ है। तो सभी शाखाओं को पढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है कि सबको मिला देंगे, भाई यही उपागम होगा। तो ऐसे को कहते हैं इंटीग्रेटेड जो है उपागम। तो आंसर हो गया एकीकृत उपागम। आंसर हो गया ऑप्शन सी यहां पे इसका सही जवाब होगा। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है। उत्पादक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो भोजन जो है स्वयं बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, दूसरों पे डिपेंड नहीं रहते, तो ये है हरे पौधे। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब होगा। फिर प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं जो इस पर जो है टिके रहते हैं, मतलब जो है जैसे गाय है ना, ये हरे पेड़ पौधों को खाते हैं। फिर गाय को बाघ खाता है, तो द्वितीयक में आ गए। फिर तृतीयक में सर्वाहारी आ जाएंगे, है ना, जो कि जो है सब कुछ खा जाते हैं। ठीक है, जैसे मनुष्य। ठीक है। उच्च श्रेणी में उपभोक्ता ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब उच्च श्रेणी क्या हो सकती है और उपभोग करने वाले क्या हो सकते हैं। तो भाई मनुष्य उच्च श्रेणी में आएगा, या ऐसे जीव जंतु जो शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी हैं। तो यहाँ पे प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ताओं को श्रेणी में रखेंगे। आंसर हो गया ऑप्शन सी। भूतल पर सर्वाधिक किस कुल के सदस्य पाए जाते हैं। अब अगर हम भूतल पर पृथ्वी की बात करें तो सबसे ज्यादा आपको आर्थ्रोपोडा नाम जो है सदस्य मिलते हैं। आर्थ्रोपोडा जो है वो छोटे जीव जंतु कीट मकोड़ों को कहा जाता है ना, उन्हीं को आर्थ्रोपोडा कहते हैं, साइंटिफिक नेम है। जैसे छोटे चींटी हो गई, मकड़ी हो गई, कीटे हो गए, केकड़े हो गए, ये सब आर्थ्रोपोडा के सदस्य माने जाते हैं। वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, तो अब देखिए अम्लीय वर्षा अगर बात करें तो ये है पर्यावरण प्रदूषण और नाइट्रोजन और तथा सल्फर के ऑक्साइड के कारण होता है अम्लीय वर्षा। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। इससे होता क्या है, इससे जब होता है तो जब पर्यावरण में प्रदूषण ज्यादा हो, है ना, और बारिश में यही प्रदूषण मिल जाता है, बादल में मिल जाता है, तो होता क्या है कि जब बारिश होती है
तो अम्लीय वर्षा होती है तो शरीर में जलन होने लगती है और मिट्टी में नाइट्रोजन और इसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, शरीर की तरह बात करें तो इसमें खुजली हो जाती है, बहुत सारे चकत्ते पड़ सकते हैं, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि बारिश का जो पहला स्नान है उसको नहीं करना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा जो है सबसे ज़्यादा प्रासंगिक है? तो मिड डे मील है क्या और इसके बारे में क्या है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए 20वें का आंसर देखिए, यह समय को बर्बाद करता है, गलत है। इसका कोई लेना देना नहीं अधिगम से। ये उन बच्चों के लिए जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। ठीक है, तो आंसर ईवीएस के संदर्भ में पूछा गया तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। मिड डे मील के तहत क्या है कि भाई विद्यालय में जो बच्चे आते हैं प्राइमरी स्कूल के, है ना, प्राइमरी स्कूल में जो पढ़ते हैं उनको भोजन की व्यवस्था करी जाती है दोपहर में, है ना, पोषण युक्त। हालांकि ये बात कही जाती है कि पोषण युक्त है, लेकिन पोषण तो जैसा कुछ भी नज़र नहीं आता। पानी की दाल मिलती है, लेकिन जिसके नसीब में वो भी ना हो तो वो तो उनके लिए वो भी है। दूसरी चीज़ है, इसका मूल उद्देश्य है कि भैया खाना आपको दे देंगे, आप बच्चे को पढ़ाइए। ये होता है, तो लोग जो है बच्चे अपने लालच में जो है खाने के उद्देश्य से चले आते हैं कि चलो एक टाइम का खाना मिल जाएगा, वहाँ पर पढ़ेंगे भी, है ना, ये चीज़ें होती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब। हालांकि बहुत सारी इसमें कमियां हैं जो सरकार इसको देखती नहीं है, देखना चाहती भी नहीं है, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की। जब हिंदू मुसलमान मंदिर और मस्जिद और इन्हीं नाम पे सब काम हो जाता हो तो ऐसी छोटी छोटी योजनाओं को बर्बाद कर देना चाहिए, है ना। हम छोटी योजना इसलिए कह रहे हैं कि उनके लिए छोटी ही है। खैर चलिए जाने दीजिए, आगे बढ़ते हैं। किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा फ्रेमवर्क ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्चा क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? अब देखिए ये क्वेश्चन कितना है, नेशनल फ्रेमवर्क की बात कर रहा है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है। इसका मतलब है इसका आंसर नेशनल फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005। ध्यान रखिएगा, एनसीएफ राइट टू एजुकेशन और न्यू एजुकेशन पॉलिसी नेप, इन 3 टॉपिक को पढ़ जरूर लेना, क्योंकि चाहे 150 क्वेश्चंस में से आपको चांसेस भी हैं कि इन तीनों टॉपिक से कम 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चंस तक देखने को मिल जाएंगे। बल्कि मेरा मानना है कई बार तो ज़्यादा तक क्वेश्चन आते हैं। भाई हर टॉपिक से अगर 2-2 क्वेश्चन पूछ लिया तो 6 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गए। इसलिए अब इनको पढ़ के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो सामान्य तौर पे पूछे जाएंगे और आंसर इन्हीं से रिलेट होगा। वहाँ में उसमें लिखा नहीं होगा, बस केवल न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, कई बार तो 10-10 क्वेश्चन तक आते हैं। इसलिए इसको प्लीज़ आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, लिंक ना मिले, समझ में ना आए तो मुझसे जो है लिंक आप मांग सकते हैं, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? अब पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है तो बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो कई बार मैंने आपसे कहा है कि परिभाषा पढ़ाना, रटाना, नियम बताना, ये जो है हमारे टीचिंग का उद्देश्य नहीं है कि हम इसलिए पढ़ाते हैं कि बच्चा याद कर ले, रट ले किसी तरीके से, ऐसा नहीं है। बाकी हम इसलिए पढ़ाते हैं, चाहे वो पर्यावरण अध्ययन हो या चाहे मैथमेटिक्स हो, हर जगह ये क्वेश्चन काम करता है, ये वैलिड है। बच्चे में जिज्ञासा पैदा करना, पढ़ाई से बच्चे में जिज्ञासा होती है। अगर हम सही से बच्चे को हम पढ़ाएं, गाइड करें तो बच्चा जिज्ञासु होगा, है ना। वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जिज्ञासा से सुनेगा आपकी बातों को। इस जिज्ञासा से क्या होता है, बच्चे में सृजनात्मकता का विकास होता है। परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता, जो आसपास में जो क्षेत्र में हो रहा होता है, उस घटना हो रही होती है, उसके संदर्भ में जागरूकता का विकास होता है। जैसे आप अपने आसपास जो चीज़ें देखते हैं तो आपको लगता है कि देखिए सरकार ये गलत कर रही है, हम ये नहीं करने देंगे, हम पेड़ नहीं काटने देंगे, ये रोड देखिए खराब है, इसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे, ये अस्पताल में व्यवस्था क्यों नहीं है सर, इस तरीके से आवाज़, आप जागरूकता का विकास होता है। बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने के लिए, बहुत सारे लोग जो है स्वयं से करने लग जाते हैं। रोड बनती है तो लोग, नहीं तुम साले सब मक्कार टाइप के लोग हो, चोर हो, हम लोग सामने खड़े होकर रोड बनवाएंगे, हम देखेंगे कि तुमने क्या किया, इस तरीके से होता है ना। तो यहाँ पे जो गलत आंसर होगा वो है परिभाषाएं प्रदान करना के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन यहाँ पे एक गलत हो गया, बाकी सभी तर्कसंगत आंसर भी है। एनसीएफ के तहत 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु को 6 भागों में विभाजित किया गया। पहली बात तो ये याद रखना कि 6 भाग में विभाजित किया है। इनमें से क्या क्या शामिल है?
यहाँ पे देखिए सभी आंसर है परिवार, मित्र, भोजन, जल, आवास और यात्रा। इन सभी को शामिल किया गया है विषय वस्तु के रूप में। सिलेबस आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे डी। अभिकथन यहाँ पे दिया गया है। ध्यान रखिएगा, अभिकथन और कारण ये जो एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन खूब पूछे जाएंगे और अक्सर बच्चे इन क्वेश्चंस को गलत भी करते हैं। इसका सही तरीका मैं आपको बता रहा हूं। हालांकि मैंने बिल्कुल प्रॉपर इसी टॉपिक पर एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, जिसको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कमेंट कर दीजिएगा, नहीं मिले तो फिर भी मैं उसको लिंक शेयर कर दूंगा। दूसरी बात है, यहाँ पे क्या होता है कि जो दो कथन दिए एजर्शन और रीजन, एजर्शन अभिकथन को एजर्शन कहेंगे। देखिए ये दोनों जो है आपको कथनों को अलग अलग पढ़ना है, ठीक है। अब फिर दोनों कथन में जो जो दिया गया है ना, वो क्या वो कथन सही है? तो अगर आपको सही हो तो दोनों कथन को ऐसे सही सही मार देना। उसके बाद इन दोनों कथनों के बीच में क्या इन दोनों के बीच में कोई संपर्क है, मतलब एक दूसरे से इंटरलिंक कर पा रहे हैं या दोनों का स्पष्टीकरण दे पा रहे हैं। तो अगर ये नहीं दे पा रहे तो फिर अब फिर उसके बाद ऑप्शंस को देखिएगा। कई बार ऑप्शंस अदला बदली कर देते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। अब आ जाते पढ़ते हैं। अभिकथन क्या है? हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल सही है। हथनियों पहली बात तो झुंड में रहते हैं और इसमें केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। कारण क्या है इसका? हाथी जो है 14, पहले हमने दोनों अलग अलग देखा। कारण है यहाँ पे हाथी 14-15 साल के बाद झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है और इसी कारण से जो है ये ऐसा मिलता है हमें आंसर। तो आंसर यहाँ पे दोनों ही सही है और यहाँ पे इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। दोनों कथन सही है और कारण और अभिकथन की सही व्याख्या हो रही है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब हमने कर दिया। वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में अधिक घुमा लेता है और बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करता है? एक बात याद रखना, मैंने जो है एनिमल से रिलेटेड एक टॉपिक दिया है, बनाया है बाकायदा। जितने क्वेश्चंस आपको जो है किसी भी ना कोई साइट पढ़ लीजिए, चाहे जितनी साइट्स देख लीजिए, है ना, चाहे कितनी साइट देख लीजिए, चाहे कितने यूट्यूब में वीडियो देख लीजिए, कोई बड़ा सा बड़ा टीचर देख लीजिए, किसी ने भी जो है जितने क्वेश्चंस मैंने कराए किसी ने नहीं कराए हुए, डाइवर्सिटी के साथ कराए। और मैं गारंटी दे सकता हूं कि इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चंस नहीं जाएगा। आप देख सकते हैं, लिंक ना मिले तो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, नहीं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है अलग अलग दिशाओं में कानों को घुमा सकता है ना। यहां तक कि बाघ जो है अलग अलग आवाजों को भी पहचान लेता है कि ये किसी जानवर की आवाज आ रही है कि पत्तों की सरसराहट की आवाज आ रही है ना। और किस पर हमें ध्यान फोकस करना है कि हवा भी चल रही है तो हवा वाली सरसराहट पे ध्यान नहीं देना, हमें सिर्फ उस शिकार पे ध्यान देना है जो उधर से आ रही है, ऐसे, है ना। तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन डी, इसका सही जवाब होगा। तो आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।